बिहेवियर का मतलब है जो पहले से रखा हुआ है। सर पहले से हमने रखी होती हैं सोचें, लिखते जाएं। नंबर 1 थॉट्स, आप में से हर एक ने सोचें रखी हुई हैं जी, थॉट्स। अच्छा आगे आगे इसके 2 एरो बना लें, 2 किस्में सोचों की, गाइडेड और अनगाइडेड, एंड वी नाउ ओनली अनगाइडेड। हमें से किसी को गाइडेड थॉट्स का नहीं पता। आई हैव अ क्वेश्चन ऑल, हमेशा मैं पूछता हूं कि हमें जिंदगी के पिछले 50 साल एवरेज लगा लेते सर, बुरा नहीं मनाए तो, अगर 50 साल में एक किताब या एक ट्रेनर मिला हो जिसने बताया हो सोचना कैसे है, क्वेश्चन। बस हम ये कहते हैं बच्चों को कि पॉजिटिव थिंकिंग रखें। हम सोची हुई चीजों को दोबारा सोचने पे मजबूर करते हैं, नया सोचना नहीं सिखाते। सो दैट्स व्हाई इन्वेंशंस नहीं हो रही यहां पर। और एक जुमला लिख लीजिएगा, ये क्योंकि बिहेवियर पढ़ा रहा हूं, सोच के नीचे ब्रैकेट में, सर जब भी बंदे को सोचना नहीं आता या इनोवेटिव नहीं आता, क्रिएटिव नहीं आता, बिहेवियर स्टक हो जाते हैं, नए बिहेवियर पैदा नहीं होते सर। बिहेवियर हमेशा सोच से जन्म लेता है सर। पहला बीज जहां से बिहेवियर का दरख्त बनता है, वो पहले बीज का नाम है सोच। और क्योंकि वो नई सोच आती कोई नहीं है, नई सोच होती ही नहीं है। एंड नाउ देयर इज अ असाइनमेंट, टीच योर सेल्फ हाउ टू थिंक। बुक नेम है जी, किताब का नाम है टीच योर सेल्फ हाउ टू थिंक। टीच योर सेल्फ हाउ टू थिंक बाय, राइटर है जी एडवर्ड डी बोनो, एडवर्ड डी बोनो। एडवर्ड डी बोनो, ही इज अ थिंक टैंक इन वर्ल्ड। दुनिया के थिंकिंग के जो गुरुज हैं, दुनिया में हर शोबे का कोई गुरु है थिंकिंग का, ये भी जिंदा है जी इस वक्त, एडवर्ड डी बोनो। इसकी को 50 किताबें और दुनिया के अमीर 3 ट्रेनर्स में शुमार होता है। इसकी कंसल्टेंसी आपके, पिछले दिनों फैसलाबाद वो एक नैप का सेशन दे रहा था, वहां मैंने ये बताया कि आपके प्रेसिडेंट भी ऐसे गुजरे हैं जो इससे कंसल्टेंसी लेते रहे, इसको हायर करके बड़े पैसे देके इसको पाकिस्तान बुला के अपने 5 साल उन्होंने चंद ही साल पहले पूरे किए। अच्छा इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस मैन। मैं सदर की बात तो करूं ट्रेनर जोन्स है, और ये सिखाता है कि पॉसिबिलिटीज क्या है सोचने में। वो कहता है अगर आप नया नहीं सोच सकते तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप नया नहीं सोच सकते तो बिहेवियर सिर्फ वही रहेंगे जो सीखे सिखाए हैं। अच्छा सर हमारा बिहेवियर से वास्ता क्या, सीखा सिखाया। जैसे हमने तरबियत में ले लिया, टीचर से ले लिया, तजर्बे से ले लिया, वही रवैया है। वो कह रहा है यही रवैया नहीं, नया रवैया भी तो हो सकता है। जैसे एक मारूफ है कि जिस टीचर को पढ़ाना नहीं आता मारता है, ये अमूमी तौर पे उसको एग्रेसिव हो जाता है ना सर, मारते मुराद हाथ ना मारे गुस्सा तो करेगा। जबकि 99 चीजें पहले पड़ी हुई हैं मार के अलावा, उसको पता ही नहीं है सर। तो सर पहली चीज है थॉट बिहेवियर में, सर दूसरा बिलीव्स, अकायद। अच्छा जब भी हम अकायद की बात करते हैं जहन में आता है मजहबी, नहीं सर हमारे हर शोबे में अकायद होते हैं। हमारे मजहबी अकीदे भी होते हैं, हमारी जिंदगी गुजारने के हवाले से भी अकीदे होते हैं। ये इन्हें बिलीव्स कह लें, अकायद कह लें, एकान कह लें, ये सारे के सारे हमारे साथ चल रहे होते हैं। ये हमें इनके साथ हमारा वास्ता पड़ता रहता है। मसलन एक छोटी सी मिसाल देता हूं, जो हमारी परसेप्शन होती है वो बिलीव से बनती है। छोटी सी मिसाल फर्ज करते हैं, एक साहब लाहौर में आए पत्तों से, पहली बार उनकी जेब कट गई। अब ये तजर्बे ने उनको बिलीव ये दे दिया, शायद दे दिया कि लाहौर में जेबें कट जाती हैं। अब एक नए रवैये ने जन्म लिया, वो अपने हाथ को इस तरह डाल के पूरे शहर में फिरते रहेंगे। उसके बाद कोई कहता है क्यों करते हैं, नहीं बाहर नहीं कटना। ये रवैया कहां से आया? उस तजर्बे के यकीन की वजह से। तो यकीन आपके रवैये को बनाता है, आपका यकीन आपके रवैये को बनाता है। अगला सर एक्सपीरियंस हमने रखा होता है। जो तजर्बा सदीक साहब का है, जो तजर्बा मुश्ताक साहब का है, दोनों में फर्क होगा। कैसे? इनका अपना एक्सपोजर है, सर का अपना एक्सपोजर। जो माजी है वो हर एक का जुदा जुदा है। अच्छा वहां से रवैये आ रहे होते हैं, यानी दुनिया का हर थेरेपिस्ट देखता है ये रवैया आया कहां से है। आई एम राइट और रॉन्ग जी? फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा मेरे पास पिछले दिनों आया,
किसी बिजनेसमैन का बच्चा था, उन्होंने कंसल्टेंसी लेनी थी, मेरी फीस ज्यादा है, उन्होंने पे कर दी। उस बच्चे में जल्दबाजी थी, हर चीज में काला, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, मार दो मार दो मार दो मार दो मार दो, खा लो खा लो खा लो खा लो। वो कहते ऐसा क्यों है? मैंने कहा मेरा सवाल इससे या मेरी सारी इन्वेस्टिगेशन से ये है, ये रवैया आया कहां से? पता लगा कि माजी का एक तजर्बा ऐसा था जिसमें तेजी आ गई, उसके मूड्स में तेजी आ गई। अब वो जो रवैया जहां से आता है वो तजर्बा होता है, एक्सपीरियंस। सर नेक्स्ट, तरबियत, नर्चरिंग, तरबियत। सर ये हमने रखी होती है, ये पहले से होती है, कोई बंदा माजी में जाके अपनी तरबियत नहीं बदल सकता, जो हो गई है वो हो गई है सर। नेक्स्ट सर नॉलेज, नेक्स्ट है नॉलेज, ये भी हमने रखा होता है सर। हर एक का अपना इल्म है सर, हर बंदा अपने इल्म के मुताबिक सोचता है। एक किताब है सर बड़ी मारूफ, ये इधर मैं होल्ड करके दोबारा इसको जोड़ूंगा। एक किताब का नाम है, आप सब जानते हैं उस किताब को, उस किताब का नाम है कश्फुल माजूब। कश्फुल माजूब है अली बिन उस्मान अल हजवेर की किताब, मारूफ किताब है। दुनिया में किताब की ताकत यह भी होती है कि 1000 साल बाद भी जिंदा हो, 1000 साल बाद ये किताब मौजूद है अपनी तकरीबन असल हालत में सर। ये किताब का कमाल ये है कि इसमें कई ऐसे जुमले हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुमले, छोटे हैं, विजडम बहुत बड़ा। इसमें एक जुमला है कि बर्तन से निकलेगा वही जो उसमें डाला गया है, और बिहेवियर मैनेजमेंट समझने के लिए इससे बेहतरीन जुमला कोई नहीं है। बर्तन से निकलेगा वही जो उसमें डाला गया है। सर जो तजर्बा, जो नर्चरिंग, जो इल्म पहले से मौजूद है, रवैये ने उधर से जन्म लेना है सर। मैं आपको एक बड़ी वैसे और सी मिसाल देता हूं, लेकिन आप उसको इसलिए एंजॉय करेंगे अगर इसको होल्ड कर ले। मैं बड़ी चीजों को अपनी जिंदगी के छोटे छोटे तजर्बों से समझता हूं। मेरे 2 बेटे, एक छोटी बेटी है जी, बेटी 2 साल की है। बेटी ने कभी कोई एनिमल नहीं देखा कैट के अलावा, कैट उसने कॉमन थी, घर में मौजूद थी। उसकी जिंदगी में पहला एनिमल जो आया वो बकरा था, जो कि बड़ी ईद पे आता है, और होश जिसमें वो बोलती है उस अभी आया ये पिछली ईद पे। उसने बकरे शकरे देखे, उसका ऑब्वियसली उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है तो उसने उसको बाका कहा, बाका, ये बाका है। आगे बड़ा मजेदार काम हुआ, वो डोंकी को देखती कहती बाका है, बड़ा बाका। मैं बताना ये चाह रहा हूं सर, जिसका एक्सपोजर ही बाका है सिर्फ, उसके लिए हर चीज बाका ही है। कोई बड़ा बाका है, कोई छोटा बाका है। मेरी बात फिक्की की नहीं की सर। सर बड़े लोग सर ज़हनी तौर पे कुएं के मेंढक होते हैं। That's why मैं दुनिया की हर ट्रेनिंग में जाके कहता हूं खुदा के लिए अंदर से बड़े इंसान बने, ओहदे से बड़ा नहीं होता बंदा। यकीन नहीं आता तो 21वें 20वें ग्रेड पे बैठे लोग ज़हनी तौर पे छोटे हैं, रवैये छोटे हैं, दिल चिड़ी जितना है, ओहदा पहाड़ जितना। मिनिस्टर ऐसे हैं, मैं आपको नाम क्या क्या लूंगा, छोड़े क्या क्या बताऊं आपको मैं, राम कहानी है, दर्द की कहानी। और मैंने यकीन करें छोटे छोटे लोगों के हौसले इतने इतने देखे। सिर्फ वजह क्या है कि सर जो अंदर की वुस्सत है वो रवैये को जन्म देती है सर। सर इसे कहते हैं पर्सनैलिटी टाइप। अगला पॉइंट, आपकी जो शख्सियत की किस्म होती है ना सर, ये आपके बस नहीं होती सर। आप में से कुछ लोग एक्सट्रोवर्ड होंगे, कुछ लोग इंट्रोवर्ड, कुछ लोग जो उनसे हैं वो बड़े मिलनसार हैं, कुछ लोग मिलनसार नहीं है, कुछ लोग कंजर्वेटिव, कुछ लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। हम ऐसे कई कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, पता लग जाता है। कुछ लोग ट्रस्ट नहीं करते किसी पे, करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो अंदर से उनके पीस है, वो कहते हैं वजह नहीं पता, बस सुकून बढ़ा। कुछ लोग कहते हैं सर सारा कुछ है, सुकून कोई नहीं सर। पर्सनैलिटी टाइप सर, पर्सनैलिटी टाइप से जन्म लेता है भैया, ये पहले से रखी हुई चीजें सर। नेक्स्ट फितरत, जिसे नेचर कहते हैं सर। ये कितने थे पॉइंट जरा सर? 7 सर। आखिरी 2 पे स्टार लगा लें सर। अपने से मैथमेटिक्स किसी ने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा हो, जानते होंगे सर, कुछ लोग अच्छे मैथमेटिशियंस भी बैठे होंगे सर। मैथमेटिक्स में 2 होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स, कांस्टेंट फैक्टर्स। कांस्टेंट फैक्टर बदले नहीं जा सकते, वेरिएबल फैक्टर बदले जा सकते हैं सर। पॉइंट टू बी नोटेड, ये पहले 5 वेरिएबल फैक्टर हैं। वेरिएबल से मुराद इन्हें कुछ ना कुछ बदला थोड़ा बहुत जा सकता है। माजी के तजर्बे का मान नहीं बदला जा सकता, तजर्बा नहीं बदला जा सकता। मतलब मेरे पास एक मोहतरमा पिछले दिनों आई, कहती मेरे साथ ये ज्यादती हुई थी फलानी जगह पर। मैं कहा देखें मैं ज्यादती नहीं बदल सकता, इस ज्यादती में से आपको एक अच्छी चीज बता देता हूं। उसने कहा बताइए। मैंने बताई। वो कहती सर कमाल, मेरा बोझ हल्का हो गया। मैंने क्या किया, जस्ट उस ज्यादती से जो वो मानी ले रही थी, उस मानी को चेंज कर दी।
मेरी बात समझे नहीं, समझा कायल करके, नई बात बता के। सर ये दो लास्ट जो उनसे कांस्टेंट फैक्टर हैं सर। ना पर्सनैलिटी टाइप बदलती है, अल्लाह ने जिस सांचे में पैदा किया वो सांचा नहीं बदला जा सकता सर, और ना नेचर बदली जा सकती है। रसूल खुदा का फरमान है कि ओहद का पहाड़ सोने का हो गया शायद माना जा सकता है, लेकिन अगर फितरत इंसान बदल गई है तो नहीं माना जा सकता सर। इंसान की फितरत नहीं बदलती। इंसान की फितरत एक, सर फितरत एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, मुख्तसर बता देता हूं सर। फितरत के भी 3 हिस्से हैं, इस पे काम करने वाले बताते हैं। फितरत का एक वो हिस्सा है जो डी कोड नहीं होता, फिक्स कोडिंग में है सर। जैसे शेर घास नहीं खा सकता, जैसे मुर्गा धाड़ नहीं सकता, यानी जो चीज कैद है, डी कोड नहीं होती। डी कोड है जैसे चेंज हलाया भी नहीं जा सकता। सर नेचर का एक पार्ट है फोर फादर से, ये 4 5 6, इसे कहते हैं जीन्स मेमोरी, नया इन्होंने वर्ड बना लिया सर। ये फोर फादर से चलता है सर। नेचर वाले वर्ड पूरे कर लिए, एक डी कोड नहीं हो सकता, एक फोर फादर हिस्ट्री सर, एक लर्न। कुछ चीजें ऐसी फिक्स लर्न हो जाती हैं, वो चेंज नहीं होती सर। नेचर जस्ट मैनेज की जा सकती है, चेंज नहीं की जा सकती। मैं फर्ज कर देता हूं, मैं कंजूस इंसान, फर्ज करते हैं मैं इसको मैनेज तो कर सकता हूं, चेंज नहीं कर सकता, अगर ये मेरी फितरत है। एक चीज मिस हो गई है सर इसमें, जो वेरिएबल फैक्टर्स थे वो आप लिख लीजिएगा, वो थी हैबिट्स। अलग एक स्टार लगा के पॉइंट बना लें कुछ भी। हैबिट्स, आदात। आदात जो उनसी हैं वो ये भी हमारे बिहेवियर का हिस्सा है, हमने रखी होती हैं। तो यहां तक पहुंच गई क्लियर? नाउ द टॉपिक इज, हमारा सा टॉपिक आज का ये है कि किस तरह से ये 5-6 चीजों को मैनेज करना है। द मैनेजमेंट ऑफ थॉट्स, द मैनेजमेंट ऑफ नेक्स्ट नर्चरिंग, बिलीव्स, हैबिट्स, नॉलेज। अच्छा जी, ले सर मैं आपको एक छोटा सा मैं एक पुराना वाकया सुनाता हूं जो सबको पता है कि दुनिया का ये यकीन था, दुनिया वालों का, कि दुनिया चपटी है। ये बिलीव था। शायद आपको पता कि नहीं पता, जब दुनिया में पहली बार ये बात हुई थी कि दुनिया गोल है तो कत्ल कर दिया गया था बंदा। यानी ये एक, इसे कहते हैं मजहबी यकीन की हद तक लोगों को यकीन था कि दुनिया चपटी है, गोल नहीं है, स्ट्रेट है। जिसने पहली बार बात की थी उसकी दौड़े लगी थी। अच्छा, मेरा एक सवाल था डॉक्टर ताहिर से कि डॉक्टर साहब फारूकाबाद भी सर्व करते रहे हैं, फाउंटेन हाउस, बाकी कई जगहों पे भी, मेरा क्लास फेलो भी है। मैं कहा डॉक्टर साहब पागल खाने में है, वर्ड तो अच्छा नहीं, इसको हमने चेंज कर दिया, लेकिन असर इसका समझाने में ज्यादा है। सबसे ज्यादा पागलों को तकलीफ कब होती है? मेरे मुंह की तरफ देख के मुस्कुराने लगा, कहता है बताओ। मैं कहा जी बताएं। कहते जब कोई पागल ठीक होकर जाने लगता है, वो कहते हैं ये क्या हुआ, हमारे जैसा ही एक बंदा हम में से अलग कैसे हो गया। अब मेरी बात ही समझ रहे सर। याद रखिएगा, जब भी बिलीव टूटता तकलीफ होती है। मसलन मेरा बिलीव था मेरा प्रा है, मेरा यकीन था, बिलीव टूट गया। अगर यकीन या तवक्का टूटेगा तो क्या होगा? मुझे तकलीफ होगी सर। सर याद रखिएगा, वो तकलीफ होना एक पॉइंट बड़ा गहरा है। अगर मैं पहले सोच लूं कि ये तवक्का टूट सकती है तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। मसलन सर मैं सोचूं हादसे छोटे मोटे हो ही जाते हैं, गाड़ी लगी जाती है, अगर मैं सोचूं, अगर मुझे पता ऐसा हो जाता है, सड़क पे आने से गाड़ी लग जाती है, सर मेरा रवैया नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैंने कभी सोचा ही नहीं है और मेरा यकीन है कि ऐसा नहीं होता, तो सर जब होगा मेरा रवैया क्या होगा? सर नेगेटिव हो जाएगा। तो सर याद रखिएगा कि आपकी सारी की सारी वो चीजें जो आपने रखी हुई हैं वो आपके रवैये को बनाती हैं। नो सर, देयर इज अ केस स्टडी इज डिफरेंट। सर कोई रवैया बताइएगा, उसके पीछे हम उसको जरा एनालिसिस करके ढूंढ लेते हैं पीछे बनता कैसे है सर कोई रवैया। अब बहनें भी हमारी शामिल हो जाए। कोई अच्छा कोशिश कीजिए, केस स्टडी में मनफी रवैया बताइए पहले। अब 5 मिनट्स टाइम, 5 मिनट में हमने कोई 2-3 मनफी रवैये बताने हैं। मैं आपको पीछे पॉसिबिलिटीज बता देता हूं कि इस तरह बनते हैं वो। राइट, समझ आ गई मेरी बात की सर? जिद्दी सर, एक रवैया। एग्रेसिव सर, गुस्सा। एक औरतें बड़ा सवाल हमसे पूछती हैं कि जी जो नहीं वो कहते हैं शकी।
ये बड़ा कॉमन मसला है कौमी सतह का। ओसीडी तो बड़ा कॉमन मसला है हमारा, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, ठीक है कि नहीं। वो एक डॉक्टर के पास चंद दिन पहले एक डेंटिस्ट मैक्सोफेशियल, मेरी अच्छी एक सर्जन मेरी जानने वाली है, मुझे बता रही कि मेरे पास एक मरीज आ गया तो उसके ये दांत हमारे होते हैं ना, इसके ऊपर यानी असल दांत के ऊपर कितनी अल्लाह ने तय चढ़ाई होती हैं कैल्शियम की, ये फाइन चमकते एंड पे नजर आते हैं। तो उसके दांत खत्म हो गए हुए थे, खा गए हुए थे, बिल्कुल छोटे छोटे हो गए हुए थे। तो उसे मैंने कहा तुम दांत ब्रश करते हो? कहता हाँ, दिन में कोई 60-70 दफा। उसको बीमारी थी बार बार दांत ब्रश करने की। कईयों के, इसे कहते हैं कंपल्शन डिसऑर्डर, कईयों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, वो शक बड़ा ज्यादा करते हैं। मसलन मिसाल मैं दे रहा हूं, मैं मिसाल देता हूं कि वो कहीं पर मेल फीमेल को देखेंगे उनके जहन में एक स्कैंडल बन जाएगा। अच्छा, वो हर फोन सुनते बंदे को कहेंगे ओ भावे अस्पताल कॉल कर रहा है, चक्कर चल रहा था कोई। वो 2 बार कोई मैसेज देख लेता, कहेंगे यार बंदा नहीं सही करिए। अच्छा, पीछे जाए तो इस रवैये ने कहीं से जन्म लिया, क्योंकि पैदाइश के साथ ये रवैया नहीं आता सर, ये पैदाइशी रवैये नहीं होते इस तरह के साथ। अब रवैये ने जन्म कहां से लिया है, या उसका कोई तजर्बा ऐसा है, दोबारा आपने जो चीजें लिखी हैं उन्हीं में देख लें, जवाब कहां से मिलेगा, जो आपने वेरिएबल फैक्टर लिखे वहीं से, या तजर्बा ऐसा हुआ है, उस तजर्बे ने उसके माइंड को कहीं फिक्स कर दिया कि हर चीज को मानी शक से देने। एक बड़ा मशहूर लतीफा है, उससे ये बात बड़ी आसानी से समझ आ जाए। एक पागल हो गया बंदा, पागल होने के बाद वो एक ही बात कहे, गुलेल बनाऊंगा चिड़िया को मारूंगा। घर में तंग आ गया, मैं खाना खा ला, कहते नहीं गुलेल बनाऊंगा चिड़िया को मारूंगा। उसको ले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को जाके कहते यार ये पागल है, अजीब बातें कर रहे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक इंसान हूं, भला चंगा हूं, ये मुझे ऐसे कह रहे हैं पागल। कहता अच्छा छोड़ें, आप चाहते क्या हैं? कहता जी मैं चाहता हूं मेरी शादी कर दें। कहता अच्छा शादी होगी तो क्या होगा? कहता शादी होगी तो खुशी खुशी दुल्हन घर आएगी। कहता फिर क्या होगा? कहता फिर हमारे बच्चे होंगे। कहता फिर क्या होगा? कहता बच्चे जो उनसे उनकी मैं निकरें आऊंगा। कहता फिर क्या होगा? कहता किसी एक की निकर में से इलास्टिक निकालूंगा, गुलेल बनाऊंगा, चिड़िया को मारूंगा। यानी कि एक ऐसी सोच है जो कहीं ना कहीं अड़ी हुई है, उसने आ जाना है। जैसे चाह करके कोई चीज आ जाती है ना, उसने आना ही आना है सर। वो तजर्बा हो सकता है सर। अच्छा, अगला बिलीव हो सकता है, अगला नर्चरिंग हो सकती है सर। कईयों की तरबियत में डाला जाता है, ओए औरत तक कदे यकीन ना करी। मैं बता रहा, पंजाब में खासकर, KPK में भी खासकर, कई ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें गाइडेड थॉट दे दी जाती है, गाइडेड किस्म के रवैये दे दिए जाते हैं कि पुत्र नवाना सीखी, ये ऐनक काली है, इसको लगाओ, सारी दुनिया को देखो। वो सारी जिंदगी दुनिया को काला देखता है क्योंकि ऐनक काली होती है। तो याद रखिएगा, रवैये ने कहीं ना कहीं से, अगली बात सुनिएगा, रवैया पैदा होता है नॉलेज से, और नॉलेज गलत हो सकता है। इल्म हमेशा सही नहीं होता। मैं आपको इसके सबूत देना चाहूं तो हमारे इस कल्चर में बेशबहा सबूत है। सबसे बड़ा सबूत यह है कि परसेंटेज में एक अच्छी खासी परसेंटेज औरतों की इस सोसाइटी में हुआ जिन्हें लगता है कि हम पे जादू हुआ हो। दे नॉट नाउ जादू होता क्या है। और हमारा बिलाल को तब दोस्त है तो वो कहता है यार जेड़ी आंधी कहती जादू है, जादू हो ही नहीं होता। ज्यादातर ला इल्मी होती है, रॉन्ग नॉलेज होता है, या मिसकंसेप्शन, परसेप्शन की गलती होती है, कंसेप्ट्स की गलती होती है, या बिलीव्स गलत होते हैं, या सीखा गलत होता है, या इसकी बातें इतनी सुनी होती हैं कि अल्लाह ताकत बड़ी नहीं लगती। गुजरावाला का नीले रंग का काला बाबा जो उनसा वो लगता सच है, अल्लाह पे यकीन नहीं होता। तो सर याद रखिएगा, वो जो ला इल्मी है वो एक रवैये को जन्म दे देगी सर। वो OCD की तरफ ले जाएगी, वो शकी बना देगी, वो लगेगा कि यार यही है सारा कुछ। जो फिर कहा जाता है कि अगर ये पूरा कमरा और यहां एक सुराख है छोटा सा, उस तरफ एक शख्स खड़ा है, उस सुराख में से देख रहा है, वो उतना ही देख सकता है जितना सुराख है। सर बड़े लोगों को देखने की आदत छोटे जाविये से होती है, आदत होती है। वो चीज को जब तक मनफी कॉरिडोर में लेकर ना जाएं उनको तसल्ली नहीं होती। ये रवैया सर, ये भी बनता है। मेरा आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, ये बड़ी पर्सनल किस्म की असाइनमेंट है, जो हमें इशफाक साहब कहा करते थे कि यार अल्लाह वाला वो होता है जो अपने नोकदार कोनों को गोल करता है ताकि ना खुद को चुभे ना किसी को चुभे। नोकदार कोने रवैये, वो मनफी रवैये जो चुभते हैं। मसलन एक रवैया है जिसकी वजह से जिंदगी में दोस्त खत्म हो जाते हैं। बड़े लोगों का कल्ले हो जाते हैं, जनाजे कल्ले हो जाते हैं बिल्कुल।
वजह क्या है? बंदा जो सा है एग्रेसिव था, चिड़चिड़ा था, शकी था, गुस्सीला था, बदतमीज था। सर जब भी बंदा बदतमीज होगा ना, याद रखिएगा बदतमीज बद किरदार से ज्यादा बुरा। बद किरदार तो शायद रब जाने और बंदा जाने, सर जाती सा मसला हो गया ना। बद इखलाक का मतलब है उसका जो वो नोकदार हिस्सा है वो दुनिया को चुभ रहा है। अगर चुभ रहा है बंदा कल्ला हो जाएगा। सर कोई चुभन नहीं बर्दाश्त कर सकता, एक बार चुभेगा। अगर मुझे सोफे पे बैठा हूं चुभ गया, दोबारा तो नहीं बैठूंगा मैं। सर बंदा भी ऐसे है, अगर एक बार मुझे डसता है तो मैं उससे बचूंगा। सर याद रखिएगा जीनियस वो इंसान है, इशफाक साहब कहा करते थे ज़हीन वो इंसान है जो अकेला बैठ के अपने रवैयों पे काम करता है, पेचकस लेकर, एनू कढ़ना है एनू रखना है। बदबख्ती ही होती है कि जिंदगी सारी गुजर जाए, रवैयों में कोई तब्दीली कोई ना है, डेवलप ही ना हो। सर दैट्स वाई कहते हैं कि वो बड़ा शानदार जुमला किसका, अताउल कासमी साहब फरमाते हैं कि कभी अपने पर्चे खुद हल नहीं करने चाहिए, खुद नहीं हल करने चाहिए। समझाने के लिए वो कहते हैं अगर करोगे तो खबते अजमत की बीमारी लग जाए। अपने पर्चे खुद हल नहीं करने चाहिए, पर्चे पेपर्स जिंदगी खुद ही हम क्या नहीं, ठीक है जी, हमें क्या जरूरत है डेवलप होने की जी। वो जब आप खुद हल करते हैं तो खबते अजमत की बीमारी लगने का खदशा है। खबते अजमत क्या है? आप अपने रवैये को गलत को भी सही कहेंगे। तो जीनियस बहादुर वो है जो खड़ा होता है अपनी जात के सामने और कहता है ये एरियाज मेरे इंप्रूव होने वाले हैं। सर पांच नए रवैये जो सीखने चाहिए वो लिख लें। सर एक साहब थे ना, एक छोटा सा वाकया सुन के लिख लीजिएगा। वो आरे से ना दरख्त काट रहे थे। सुबह एक साहब DST जा रहे थे ट्रेनिंग लेने के लिए, ग्रेड 19वें से 20वें की। उन्होंने सुबह सुबह पूछा कि साहब ये क्या कर रहे हैं? दरख्त काट रहा हूँ, देख नहीं रहे। तो शाम को यहाँ से सारे सेशन लेके 2 वक्त की चाय पी के खाना खा के थक, ट्रेनिंग इवेंट में बड़ा बुरा हाल होता है। आखिरी जो मुझे बिलाल साहब कह रहे थे आखिरी पढ़ाए, मैं कहा सर ट्रेनर तो जागा होता है, क्लास हो जाती है, थक जाता है ना बंदा, सुन के बंदा सुन्नी हो जाता है। तो मैं कहा जी आखिरी नहीं, सुबह सुबह मेरे से पढ़वा लें, जागे होते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो वो उसके बाद थका हारा यहाँ से बैग सामान लेके जा रहा, देखता क्या है कि वही बाबा वही आ रहा, वही दरख्त उसी को काट रहा। कहता बाबा जी ये दरख्त नहीं कटे ताड़े को? कहना पुत्र मेरा आरा खुंड है। कहना इन्हें तेज कर लेना सी। कहना इन्ना टाइम नहीं मेरे को, दिन जाया हो चुका। सर बड़े लोग जिंदगी के साथ भी ऐसा ही करते हैं। जिंदगी सारी गुजर जाती, कहीं रुक के सोचते नहीं है 5 नए रवैये सीखने कौन से। आरा तेजी कर लें सर, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़े। सर कुछ रवैया मैं लिखवा रहा हूं, अगर पूरे नहीं है तो कर लीजिए। सर नंबर 1 रवैया सर लर्निंग एटीट्यूड, सर सीखने वाला रवैया। सर बड़े लोगों का नहीं होता, बड़े लोग सीख नहीं सकते जी। बड़े लोग जो उनसे हैं वो उनमें सीखने की कह लीजिए कि सलाहियत ही नहीं रहती। उसका मैं आपको सबूत दे देता हूं। सर जब भी लर्निंग एटीट्यूड होगा ना तो आप किताब जरूर होगी आपके पास। अच्छा लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता सर, बंदे लोग किताबें नहीं पढ़ते सर। अच्छा मैं इसको टेस्ट बड़े छोटे छोटे टेस्टर्स बनाए हुए, मैं कहता हूं सर आप ट्रैवल करते हैं आपकी गाड़ी में कितनी किताबें पढ़ी हुई हैं? सर लोगों का जवाब होता है 0। मैं कहता हूं पाना पढ़ा हुआ? कहते हैं हाँ पढ़ा हुआ। मैं रेंच पढ़ा हुआ? रेंच पढ़ा हुआ। स्टेपनी पढ़ी हुई है। किताब क्यों नहीं है? जरूरत ही नहीं है। सर बंदा उस चीज को कैरी करता है जिसकी जरूरत होती है। पॉइंट टू बी नोटेड सर। नेक्स्ट मैं कहता हूं जी आप में से लाहौर से कौन कौन से अफराद हैं? लाहौर वाले जरा हाथ खड़ा करें। लाहौर में जितनी इल्मी अदबी एक्टिविटीज हो रही हैं आपको पता है? लाहौर में हस्तो नीस में एक्टिविटीज हो रही हैं सर, हमें नहीं पता। लाहौर में दबिस्तान में हो रही हैं एक्टिविटीज, हमें नहीं पता। पार्टी हाउस में हो रही है, नैरिंग में हो रही है, हमें नहीं पता। लाहौर में सुगरा सदफ का पिलाक पंजाबी जोन सा है कॉम्प्लेक्स हो रही एक्टिविटीज, हमें नहीं पता। लाहौर में रीडिंग के अंदर एक दिन हफ्ते में मुसनसर हुसैन तारड़ साहब बैठते हैं, हमें नहीं पता। लाहौर में जुम्मे वाले दिन इशफाक साहब के घर में बानो बैठती है एक दिन हफ्ते में, सिर्फ 1 घंटे के लिए, हमें नहीं पता। सर मुझे बताइएगा जब इल्म वाले का बैठक आबाद ही ना हो तो सर फिर पाकिस्तान का वही हाल होगा जो हो रहा है। तो सर याद रखिएगा जब भी लर्निंग बिहेवियर होता है सर, आप पूरे शहर में जहां जहां इल्म मिल रहा है आप ढूंढने लग पड़ते हैं। सर खुश इखलाकी सर याद रखिएगा इस पे होने वाली जितनी रिसर्च, मैं मजहब पे अगर जाऊं तो एक हदीस ही कमाल है सर। तुर्मुज़ी में इरशाद आली आपका
आप फरमाते हैं कि क़यामत के रोज मोमिन के नामा अमाल में सबसे कीमती चीज इखलाक, हुस्न इखलाक हो, सबसे कीमती चीज। उस आदमी के अमाल सबसे बदली होंगे जिसके इखलाक बेहतरीन है सर। अच्छा सर, एक मेरा आपसे सवाल है, इखलाक का मतलब क्या है? इखलाक यकीन कीजिएगा, जब तक ये जो इरशाद आली आपने फरमाया, जो मैंने हदीस आपके सामने पेश की, जब तक उस जाते ग्रामी का इखलाक नहीं देखेंगे ना, इखलाक समझ नहीं आएगा। इखलाक का मतलब है कि अगला बुरा कर रहा है, आप अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बिहेवियर के मुताबिक आपने अच्छा रखा हुआ है तो अच्छा कर रहे हैं ना सर। सर अच्छा होगा ही नहीं तो अच्छा करेंगे कैसे सर? तो सर जब आपका इखलाक अच्छा होता है, ये रिसर्च है गोरे की सर, ये लिख लीजिएगा जी। वो कह रहे हैं जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने की उनको ज्यादा आती जिनका इखलाक अच्छा होता। किताब का नाम भी अपॉर्चुनिटिस्ट। अपॉर्चुनिटिस्ट, वो अपॉर्चुनिटीज को अलग से लिखना चाहे तो वो एक, सर ये भी एक साहब को मैं लिखवाता जा रहा हूँ होल्ड करने वाली चीजें, ये भी सर अपॉर्चुनिटिस्ट, ये किताब का नाम लिख लीजिएगा, इसको एंड पे डिस्कस करना है सर। हम दुनिया में 2 बैंक होते हैं सर, जहां से बंदे की वर्थ आमतौर पर पहचानी जाती है। दुनियावी लिहाज से बैंक बैलेंस, पैसा। दुनिया में दूसरा बैंक है पीपल बैंक, आपकी जिंदगी में लोग कितने जुड़े हुए हैं। मैं कहता हूं हेड मास्टर वाहिद बंदा है सर जिसके साथ हजारों जुड़े होते हैं, सोसाइटी का वास्ता पड़ता है। कोई अटेस्टेशन कराने आ रहा है, कोई किसी काम के सिलसिले में आ रहा है, किसी ने कोई गाइडेंस नहीं है, कोई एडमिशन के लिए आ गया है, किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किसी का कोई मसला है, कोई इलेक्शन का बूथ बन गया है, सारी चीजें साथ। सर अगर आपका इखलाक अच्छा है, आपका पीपल बैंक बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने 2 काम कॉन्शियस जिंदगी में करके देखे हैं सर, एक इस इखलाक के जरिए, दूसरा सर मैंने एक सोचा कि मैं बड़ा एक महदूद सा इंसान हूं, मेरा इल्म थोड़ा है, मैंने बड़ों से सीखा है, लेकिन मेरा एक्सपोजर बढ़ना चाहिए। मैंने क्या किया, पिछले 2 साल पहले का वाकया, मैंने हफ्ते में 1 दिन रेडियो करना शुरू कर दिया। मैंने रेडियो में यह किया कि मैंने इस सोसाइटी में सक्सेस स्टोरीज ढूंढनी शुरू की। लाइक अभी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने लगा हूं, उसको मैंने ढूंढा, उसको मैंने रेडियो पे बुलाया, लोगों को सुनवाया, यार कूड़े से कूड़ा इकट्ठा करने से स्कॉलरशिप तक कैसे बंदा पहुंचता है, गाड़ियां धोने से स्कॉलरशिप तक बंदा कैसे पहुंचता है, अखबारें घरों में फेंकने से बंदा आखिरकार 5 स्कॉलरशिप्स कैसे ले लेता है। मैंने ढूंढा कि पाकिस्तान में आईटी की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टाइकॉन सलीम घोरी है। मैंने राब्ता किया, मैं कहा सर आपका इंटरव्यू लेना है, आ जाए चैम्बर, आ जाए मेरे चैम्बर में, रिकॉर्डिंग लाइव चलता है। आ गए। मैंने बेस्ट साइकोलॉजिस्ट ढूंढा, मैंने बेस्ट कोई सिविल सर्वेंट को सीएसएस का टॉपर ढूंढा, मैंने कोई बेस्ट पुलिस ऑफिसर ढूंढा। आप अंदाजा कीजिएगा, ये मैं आपको जो पहला रवैया लिखा है उसका जवाब देने लगा हूं। सर 2 साल में बंदों की तादाद हो गई है 100। मैं 100 बंदों का इंटरव्यू ले चुका हूं। मैं कासिम अली शाह को तब से जानता हूं जब 2 साल पहले भी थे। उस कासिम अली शाह और आज वाले कासिम अली शाह में बहुत फर्क है। उसको वजह क्या है? उसको हर शोबे के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से उसकी बढ़ गई। उसको एचआर का पता लगा, उसको सिस्टम की बारीकियों का पता लगा, उसको इस सोसाइटी के इश्यूज का पता लगा। लेकिन सर 2 रवैयों तक हम पहुंचे जो मैंने आपको गाइडेड बताया। एक लर्निंग थी सर, और दूसरा कौन सा था सर? सर तीसरा रवैया प्रोग्रेसिव एटीट्यूड, आगे बढ़ने वाला रवैया। अभी हमने 2 वीडियोस देखनी है, दोनों वीडियोस ही बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। पहली इस रवैये की वजह से, 2 रवैयों की वजह से, 2 रवैये इसमें अभी आ जाएंगे इस वीडियो में। एक रवैया है सर प्रोग्रेसिव एटीट्यूड, और दूसरा रवैया लर्निंग का। ये लड़के की सच्ची कहानी है। ये आज से कुछ साल 1.5 पहले किसी हमारे ट्रेनर है रेहान अल्लाह वाला, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, एजुकेशन का भी काम बड़ा कराची में कर रहे हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में फिर रहे थे, गली में एक बंदा देखा, उससे पूछा हेलो मैन आर यू पाकिस्तानी? कहते यस आई एम पाकिस्तानी। फ्रॉम? कहता फ्रॉम लाहौर। फ्रॉम वेयर? कहते जी फ्रॉम जौहर टाउन। कौन सा ब्लॉक? कहता कोई ब्लॉक नहीं। तो क्या मतलब? कहता वो जुगिए नहीं एक्सपो के? कहता हाँ। क्या वहां रहता हूँ। यहां कैसे आ गए? कहता फेलोशिप लगी है जी, मैं तो एजाज से आया हूं यहां पर। कहता किस तरह? उसकी कहानी नेचुरल सी बनी हुई है मोबाइल से, और ये अब तक को लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं सर। और ये डीएसडी में एक सच्चा वाकया ये है कि मैं एक दफा वीडियो दिखा रहा था, किसी ने इधर ऑफिशियल तस्वीर बनाई, फेसबुक पे गई, इस लड़के ने मुझे राब्ता कर लिया। सर कितने हो राब्ता हुआ रेडियो उसके साथ मैंने किया। एक यूनिवर्सिटी में उन दिनों पढ़ा रहा था, साइकोलॉजी का कोई सब्जेक्ट। मैं उसे ले गया, मेरी पूरी क्लास धाड़े मार के रोई एक जुमले पे। इसे किसी लड़की ने सवाल किया कि आपके फादर क्या करते हैं? कहता खोती रेडी चलाते हैं।
उसने कहा आपको शर्म नहीं आती? लड़की ने कहा शर्म नहीं आती आपको? इस बात पे कभी शर्म महसूस हुई है? कहता नहीं, मुझे फ़ख्र महसूस होता है क्योंकि मेरा वालिद चोरी नहीं करता। मुझे फ़ख्र महसूस होता है मेरे वालिद ने मुझे हलाल से पाला है। कहता है मुझे फ़ख्र महसूस होता है मेरे वालिद ने कभी डंडी नहीं मारी। मुझे फ़ख्र महसूस होता है मेरे वालिद ने कभी किराया ज़्यादा नहीं लिया। तो सर जिसको इन बातों पे फ़ख्र होगा सर, वो तरक्की फिर क्यों नहीं करेगा? सर ज़रा इसकी स्टोरी सुनिएगा जी। आज मैं न्यूयॉर्क में हूँ और आज एक मुझे बहुत ही गज़ब के पाकिस्तानी से मुलाकात हुई है और मैं इनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साबिर भाई, आप अपनी स्टोरी शुरू से सुनाएं कि वो कूड़ा चुनने से शुरू करें। थैंक यू सो मच रियान भाई। मेरे बचपन का आगाज़ कूड़ा चुनने से हुआ था। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं पाकिस्तान में जो झोंपड़ी में लोग रहते हैं उन्हीं में से एक हूँ और मेरे अब्बू गधा गाड़ी चलाते हैं और मेरी अम्मी घरों में मासी के तौर पे काम करती है। और मुझे बचपन से मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है कि मुझे पढ़ने का शौक था और जब मैं कूड़ा चुना करता था तो मैं कूड़ा चुनने के अलावा अखबारों को पढ़ना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से मुझे डांट भी पड़ती थी और लोग मुझे समझते थे कि मेरे कज़न कि मैं पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया और मैं कुछ नहीं कर सकता और वक्त ज़ाया कर रहा हूँ अखबार पढ़ने में। मगर मेरी ज़िद ने मुझे आखिरकार एक स्कूल तक पहुँचा दिया और मेरे ख्याल में ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही मुख्तलिफ मोड़ है, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी में जिसे लोग मसल्ली, चंगड़, चूड़े कहते हैं, उसका पहला पढ़ा लिखा बंदा हूँ जो अंग्रेजी में भी बात कर सकता है। और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह मुझे जो मेरी रूटीन होती थी, मुझे अपने माँ बाप को पैसे कमा कर देने होते थे। मैं सुबह सुबह उठता था, अपना कूड़े का बैग पकड़ता था और मैं मुख्तलिफ मार्केटों में, घरों के सामने जहाँ भी मुझे कूड़ा मिलता था, प्लास्टिक, लोहा, टिन, जो भी बोतलें मिलती थी, गत्ता मिलता था, मुझसे चुना करता था। उसके बाद अपने घर आता था, उसको कूड़े को रखता था, हाथ मुंह धोकर स्कूल की तरफ भाग जाता था और सारा दिन उधर स्कूल में गुजारा करता था। स्कूल में भी मुझे बहुत से मुख्तलिफ तस्सुबात का सामना करना पड़ता था। जैसे मेरे टीचर समझते थे कि मैं मसलियां दा मुन्ना थे, मेरा दिमाग कम नहीं कर सकता, दे कंसिडर्ड मी डम। और मेरे ख्याल में मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी वो थी कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, और मैं उसके लिए ज़्यादा दिल लगी से पढ़ता था। और मेरी एक आदत थी कि मैं रीडिंग करता था और जिससे मुझे बाकी स्कूल वाले बच्चों की निस्बत मुझे एक एज आता था कि मैं पढ़ सकता था। इसी तरह मैंने अपनी 5वीं जमात और 6ठी जमात से फीलिंग वेरी इमोशनल रिहान। इसी तरह मैंने 5वीं और 6ठी जमात में अपनी अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया और मेरे लिए अंग्रेजी सीखना एक बहुत ही मुख्तलिफ तजर्बा था। जैसा कि अंग्रेजी में बड़े हरूफ होते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं और स्मॉल लेटर्स होते हैं, और मुझे बिल्कुल ये सेंस नहीं होती थी कि अगर हमारे पास बड़े हरूफ है तो मैं स्मॉल लेटर्स को यूज करने की क्या जरूरत है। इसलिए मेरा बहुत अच्छा खासा वक्त लिया। मगर मुझे पहली दफा जब अंग्रेजी से इंट्रोडक्शन हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान में जिन लोगों को अंग्रेजी बोलना आता है उनको लोग मुख्तलिफ अंदाज में ट्रीट करते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बड़ा, मुझे बचपन से इस बात की रियलाइज हो गया अगर मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ तो सोसाइटी मुझे मुख्तलिफ अंदाज में ट्रीट करना शुरू कर देगी। इसी तरह मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया और मैंने अपनी 2 नोटबुक्स सिर्फ यही लिखने में कर दी। मुझे लगता था कि जो भी बंदा मेरा इंट्रोडक्शन ज्वाइनिंग राइटिंग से हुआ था और मुझे बड़ी अजीब लगती थी कि रेहान साहब जब आप ज्वाइनिंग राइटिंग लिखते तो वो ऐसे लिखा होता है कि किसी ने ये ऐसे लिख दिया है। तो मेरे लिए ये मैंने अपनी 2 नोटबुक्स इसलिए भरती कि शायद मैं अंग्रेजी लिख रहा हूँ। मुझे बहुत बाद में जब टीचर से थप्पड़ पड़े कि आपने 2 अपनी कापियां ज़ाया कर दी हैं तो मुझे अंदाज हुआ कि ये अंग्रेजी ऐसे लिखी जाती है। खैर मैंने अंग्रेजी सीखी, मैंने बड़ी शिद्दत से अंग्रेजी सीखी। मैंने टेंसेस सीखे, मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस सीखे, मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखे, मैंने एनालिसिस करना सीखा। मैंने एक ग्रामर पढ़ी जो एक इंडिया से उस वक्त मिला करती थी, हाई स्कूल ग्रामर कंपोजिशन, और इसे रैंडन मार्टन ने लिखा था जो बहुत ही जबरदस्त है। मैं बच्चों को अभी भी रिकमेंड करता हूँ ट्यूशन पढ़ाते हुए। तो इस तरह मेरे अंग्रेजी का सफर जारी हुआ और मैं 8वीं जमात में मैंने अपने बोर्ड के पेपर दिए तो मेरे अपनी जमात में मैंने टॉप किया। मैंने 674 नंबर लिए थे 800 में से, और मुझे पहली दफा रोटरी क्लब ने एक 300 रुपए की स्कॉलरशिप दी और मैंने अपनी 9वीं 10वीं की किताबें और यूनिफॉर्म खरीदा। इस तरह मेरा ये सफर जारी रहा। मगर अब मुझे अंग्रेजी पढ़ना लिखना आ गया तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मैं अपने साथ जो मेरे साथ क्लास फेलोज थे उन्हें ट्यूशन पढ़ाना शुरू हो गया। मैं उनके घरों में जाने लग पड़ा। मैंने सुबह कूड़ा चुनने की बजाय सुबह घरों में अखबार फेंकने शुरू कर दिए। जहाँ मेरी अम्मी काम करती थी मैंने वहाँ जाकर गाड़ियाँ साफ करना शुरू कर दी। अब मैं पानी बेचने के अलावा गाड़ियाँ साफ करने का शुरू हो गया। यानी जैसे जैसे मेरी ये तलीम मिलती गई माशरे का रवैया भी बदलता गया। मगर मेरे अंदर एक वो जो तड़प थी ना कि मुझे पढ़ना है वो मेरे अंदर और ही मुझे
प्रेशराइज कर रही थी कि मुझे और पढ़ना है। मैंने साथ साथ ना सिर्फ अपनी स्कूल की किताबों के अलावा मैंने रशियन लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने जो भी मुझे मिलता था वो पढ़ना शुरू कर दिया। मैं इसमें एक बचपन का वाकया कोट करना चाहता हूँ कि मैंने जब मेरे 7वीं जमात में पढ़ता था तो मुझे अभी तक याद है कि मेरी अम्मी घरों अपने सर पे एक बहुत बड़ी किताबों का दत्ता लिए हुए आई, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग बीकन हाउस में या लाहौर ग्रामर स्कूल में पढ़ते हैं उनकी किताबें बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो मुझे वो बड़ी, आज भी वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन लम्हा है कि मैंने देखा मेरी अम्मी ने गठड़ी किताबों के नीचे रखी और मैंने उसमें देखा तो उसमें से एक नॉवल था जिसे मैं भी रेहान साहब को बता रहा था कि मेरे लिए वो दुनिया का मुकद्दस तरीन किताब है। उस नॉवल का नाम मैं चाहूंगा कि हर बंदा वो नॉवल पढ़े जो जिंदगी में कोई सीखना चाहता है। उस नॉवल का नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशन और से बहुत मशहूर बरतानवी नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकन ने लिखा है। और मेरे पास उस नॉवल का जो करेक्टर पिप है, मेरे लिए शायद वो किरदार पिप था कि पूरी दुनिया में जिसके साथ मैं रिलेट कर सकता था, जो मेरी तरह हालात में रह रहा था और अचानक उसे कोई बेनिफैक्टर मिल गया और वो उसकी लाइफ बदल गई। तो मेरे लिए ये बहुत ही लम्हा था और अभी भी मैं उस किरदार को अपने आप से रिलेट करता हूँ और अपने उससे मुझे हौसला मिलता है। और पता नहीं मुझे क्यों फील होता है कि अगर मैंने वो नॉवल ना पढ़ा होता तो मेरी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती। शायद मैं इस तरह ख्वाब ना देख पाता या इस तरह मैं बुलंद सोच का हामिल ना हो पाता। खैर, इस तरह मैंने अपना मैट्रिक किया, मैंने अकाउंटेंसी का डिप्लोमा किया, मैंने मुख्तलिफ जॉब करना शुरू कर दी, मैंने सोशल एक्टिविज्म में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मैंने यानी मेरे पढ़ने से अब बिल्कुल मेरा प्रोफाइल ही बदल गया, आप इसे कह सकते हैं। मैंने लिखना शुरू कर दिया, मैं ज्यादा शिद्दत से लोगों से मिलना शुरू हो गया। मेरे अंदर जो हसास कमतरी था कि मैं चूड़ा हूँ, मैं चंगड़ हूँ, मैं वो अदब ने या लिटरेचर ने वो बदल के रख दिया। और मैं कैन आई टेक अ ब्रेथ? ओके। इसी तरह मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम में अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैं लाहौर कौंसलेट में एक खतून है जिनका मैं बहुत ही सच्चे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनका नाम कैथरीन खिसर था। वो मुझे एक सोशल गैदरिंग पे मिली तो शी वाज ट्रूली इम्प्रेस्ड विद माय स्टोरी एंड उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी होते हैं या इस कम्युनिटी से भी लोग पढ़ लिख सकते हैं। तो उन्होंने मुझे एक फेलोशिप की प्रोग्राम का अप्लाई करने को कहा। तो मेरे लिए ये एक बहुत ही बड़ा था क्योंकि मैं आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं इसके लिए सिलेक्ट हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। खैर, आखिरी रोज मैंने उसके लिए अप्लाई किया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख दें, क्योंकि मेरा और कोई जानने वाला तो है नहीं जो मेरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख सकता हो। तो उन्होंने मेरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा। किस्सा मुख्तसर के मैं उस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गया। नवंबर 2012 में मैं अमेरिका में आया और उस वक्त प्रोग्राम का क्या नाम था? मैं उसका नाम नहीं लूंगा। नवंबर 2012 में मैं अमेरिका में पहली दफा आया और ये फेलोशिप थी अटलांटिक काउंसिल में इमर्जिंग लीडरशिप प्रोग्राम था, जिसमें 15 लोगों को पूरे पाकिस्तान में से चुना गया और लकीली मैं भी उसमें सिलेक्ट हो गया। और जब यहाँ आया तो जब प्रेसिडेंट ओबामा के इलेक्शन हो रहे थे, हम मुख्तलिफ जगहों पे गए। वहाँ पे हम लोगों ने लेट इट पास, हम मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्शन ऑब्जर्वेशन करने के लिए गए। तो मेरे लिए एक बहुत ही मुख्तलिफ तजर्बा था। जैसा कि मुझे पहली दफा अंदाजा हुआ कि जमहूरियत के इस मुल्क को क्या फायदे हैं, लोग कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, हर आदमी वोट करने जा रहा है और एक सिस्टम में सॉरी रिपीट नहीं, मुझे मेरा अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो वी नीड टू कंक्लूड। ओके। तो मैं इस तरह मेरा ये पहला अमेरिका की मेरी विजिट थी। खैर, मैं इस विजिट से मेरे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ था और इस विजिट ने मेरी हिम्मत बंधाई कि मैं मुख्तलिफ और काम करूँ। जैसा कि मैं अभी अपने झोंपड़ी में अपने स्लम्स के या झोंपड़ियों में मैं अभी मोबाइल टॉयलेट बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में अपने देखा कि हमारे बहुत से रिश्तेदार या दूसरे झोंपड़ियों वाले सिर्फ कोलरा हैजे से और डायरिया से और हेपेटाइटिस से फोत हो गए, उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं था। क्योंकि वो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो खुली जगह पे ही पेशाब और पखाना कर देते हैं और वही पखाना जो पेशाब होता है वो उनके पीने के पानी में मिल जाता है और जिससे बड़े बूढ़े बच्चे औरतें जो होती हैं वो बीमार हो जाते हैं और इट्स अ ट्रूली लाइफ टेकिंग डिजीज। दे आर जस्ट गेटिंग लाइफ टेकिंग डिजीज थ्रू दिस इम्प्योर वाटर। और मैं उनके लिए मोबाइल टॉयलेट कायम करूंगा और मेरा इरादा है कि मैं उस मोबाइल टॉयलेट्स को उसके जो ह्यूमन वेस्ट उनका होगा उसको मैं बायोगैस में या फर्टिलाइजर में बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करूंगा। ना सिर्फ उनकी ये सैनिटेशन की प्रॉब्लम हल होगी बल्कि उनका
उनको थोड़ी सी उससे इकोनॉमिक असिस्टेंस या बायोगैस अगर मिलेगी तो हम प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी एनर्जी नीड्स भी मीट हो सकती हैं। थैंक यू सो मच रिहान साहब। आप डू स्कूल में क्या करें? यहाँ डू स्कूल में कैसे पहुंचे? या डू स्कूल ने मुख्तलिफ सोशल एंटरप्रेन्योर से यहाँ पे आइडिया कंपटीशन कराया, जो कि यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में मेयर का ऑफिस है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और सस्टेनेबिलिटी का काम करता है। उसके थ्रू क्योंकि काम करते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में तकरीबन हर रोज 7 मिलियन कॉफी कप होते हैं, वो सड़कों पर फेंक दिए जाते हैं या डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं। और न्यूयॉर्क सिटी की जो बहुत बड़ा खर्चा है वो इस कूड़े को या इस रियूजेबल कप्स को लैंडफिल में भेजने में खर्च हो जाता है। तो मैं उन खुशकिस्मती से 18 लोगों में शामिल हूँ जो इस सोशल वेंचर के लिए सिलेक्ट हुए, और मैं यहाँ 10 हफ्तों के लिए हूँ। आज मेरा 9वां हफ्ता शुरू हो चुका है और अब मुझे न्यूयॉर्क की समझ आना शुरू होगी और अब मैं वापस जा रहा हूँ। और ऐसी बेशुमार कहानी। जब मैंने इसका रेडियो इंटरव्यू किया, मैंने कहा यार मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। बाद में मैंने उसे कहा, कहता जी कैसे? मैं कहा मेरे ये टेस्टर्स हैं कि जिसको इल्म की वाकई प्यास होती है उसके पास किताबें होती हैं। तुम जिस पे भी आए हो, जैसे भी हो, किताबें। कहता सर आप परेशान ना हो। ऐसे उसने अपने कोट की जेब में से एक टैबलेट निकाली। कहता सर 4,500 किताब तो इस टैबलेट में है, लर्निंग एटीट्यूड। सर जो सीख नहीं रहा वो आगे नहीं बढ़ रहा। जब तक ये यकीन कीजिएगा ये रवैया हमारे हेड मास्टर के पास नहीं है तो एक तालिब इल्म के पास भी नहीं आएगा। मैं मतलब अक्सर सवाल करता हूं कि रिकमेंडेड कोई बुक्स आप करते हैं बच्चों को, ये यार ये पढ़ो। मैं सच बता रहा हूं सर, नहीं करते सर। चले सर जहां से इंस्पायरेशन आई, चार्ल्स डिकेंस से ही आई, बेशक चार्ल्स कहीं से आई, वो कह रहा है जी मेरा टर्न आ गया टोटली। सर अगला रवैया लिखिएगा जी, मेरा याद करवाएं, मुझे याद आ जाएगा। पहला था लर्निंग एटीट्यूड सर, नंबर 2 था खुश अखलाकी, तीसरा था प्रोग्रेसिव एटीट्यूड। नंबर नेक्स्ट रवैया है सर चैलेंज को फेस करते हुए पॉजिटिव रहने का। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। चैलेंज मसले के होते हुए मुस्बत रहने का। अभी तक की जो जीनियस की डेफिनेशन, आपको पता है जमाने में ना जीनियस की डेफिनेशन बदलती रही है। आप इस पे भी क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपने इस पे तहकीक करनी है कि दुनिया में फतीन की ज़हीन की तारीफ क्या क्या रही है, दुनिया में इज्जतदार की तारीफ क्या क्या रही है। हर जमाने में मुख्तलिफ थे। जमीन वाला बड़ा इज्जत वाला था, अकल वाला बड़ा इज्जत वाला था। अरबों में जो 40 साल का अकल वाला होता था सरदार बन जाता था, इज्जत वाला होता था। मेरा सवाल यह है कि ज़हीन की तारीफ चलते चलते जब आज के ज़माने में आई तो क्या बन गई, सुनिएगा। वो कह रहे हैं जो बंदा चैलेंज को फेस करना जानता है और मुस्बत रहना जानता है वो जीनियस है। मसले के आते हुए मुस्बत रहने वाला इंसान नहीं है। ले जनाबे वाला, ये ज़रा आपने एक वीडियो देखनी है, मेरी ज़िंदगी की फेवरेट वीडियोज़ में से। इस वीडियो को मैंने बड़ी बार रिप्ले करके देखा है, सुना है, और इस वीडियो से मुझे हर दफ़ा एक नया मानी मिला। इशफाक साहब का मन चले का सौदा मारूफ, उसका एक सीन है जी। माफ कीजिएगा जी, ये इरशाद साहब की कोठी है जिनको जी 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 ये वो नहीं इरशाद साहब की कोठी है? बिल्कुल इरशाद साहब, इरशाद की, मुस्तकबिल के साहिब इरशाद। तो जी वो यही है या लंदन चले गए? यही हैं, उन्होंने खुद डाक वसूल की है मुझसे अभी। कुत्तों ने आपको आने दिया जी? अंदर बहुत सारे कुत्ते खुले हैं। कुत्ते? हाँ भाई वो भी मौजूद ही होते हैं, कुत्ते जो हुए। आपसे मानूस होंगे जी, इसलिए आपको कुछ नहीं कहते। कैसे चुप हो गए जी? आप बेफिक्र होकर चली जाएं, वो आपको भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जी रास्ते के कुत्तों की परवाह नहीं करते बीबी, वरना मंजिल नहीं मिलती। कुत्ते भौंकने के लिए होते हैं, रोकने के लिए नहीं। रोकने के लिए नहीं? खौफ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप जाएं, डरे नहीं। जाएं, मैं यही हूं। जाएं और अपने पीछे फाटक बंद कर लेना। कैसा लेसन है?
3 जुमले ऐसे थे जो बड़े वजनी थे। एक, कुत्ते भौंकने के लिए होते, रोकने के लिए नहीं होते। वो जो कुत्तों से डर जाते हैं मंजिल पे नहीं जा सकते। और तीसरा, पिछला फाटक बंद करके जाए। सर जिंदगी में ग्रो करना है ना, तो सर माजी को कभी कभी मुनकता करें अपने आप से। बड़े लोग अपने माजी की वजह से मुस्तकबिल तबाह करते हैं।